Good morning, everyone. Yesterday, we have started the second chapter, that is federalism. And in that chapter, we have done the last topic, that is what makes India a federal country. And in this topic, we have mentioned about the three lists of the Indian Constitution, that is the union list, state list, and concurrent list. Now, let's move to the next topic. How is federalism practiced? And this topic is talking about that how is federalism practiced in India step by step, or which are the measures, which are the steps which are taken in India to strengthen the federalism in India and to keep the federalism to practice in India. The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. इंडिया में जो फेडरलिज्म की सक्सेस है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है. Have a look at some of the major ways in which federalism is practiced in India. Now हमारे पास कुछ लिस्ट है या कुछ वेज हैं जिस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है. फर्स्ट स्टेप, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in India. इंडिया में linguistic states की creation करना वो सबसे पहला और एक सबसे मेजर टेस्ट था इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए और इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए. From 1947 to 2017, many old states vanished and many new states were created. 1947 हमारी इंडिपेंडेंस से लेके 2017 तक बहुत सारे पुराने स्टेट्स को ख़त्म कर दिया गया. उनकी जगह बहुत सारे नए स्टेट्स क्रिएट किए गए, स्टेट्स के नाम चेंज किए गए, स्टेट्स के बाउंड्रीज चेंज की गई. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. बहुत बार 1947 से लेकर 2017 तक स्टेट्स के जो एरियाज हैं, बाउंड्रीज हैं, स्टेट्स के जो नाम हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट से जो है वो बहुत बार चेंज किए गए हैं. सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज. कुछ स्टेट उन लोगों के लिए भी क्रिएट किए गए हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, या एक ही लैंग्वेज के लोग जब एक एरिया में रहते हैं उनके लिए एक स्टेट क्रिएट किया जाता है, उसको हम लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं. दीज स्टेट्स आर नॉन एज लिंग्विस्टिक स्टेट. तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया और उन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट्स. Next we have is language policy. A second test for the Indian Federation is the language policy. इंडिया की फेडरेशन के लिए जो सेकंड टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी की सेंट्रल के लिए क्या लैंग्वेज बनाई जाए और बाकी जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए क्या लैंग्वेज इंडिया में अडॉप्ट की जानी चाहिए. क्या उनके सब पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए या सेंटर के लिए और अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए. हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. इंडिपेंडेंस के बाद हमने हिंदी को जो है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेंशन किया या फिर डिस्क्राइब किया. बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी के अलावा 21 और ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. सेंटर की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के अलावा हर जो स्टेट्स है उसकी भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है और उस स्टेट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही किया जाता है. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हिंदी को जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन कुछ एक स्टेट्स को स्पेसिफिकली साउथर्न स्टेट्स को प्रॉब्लम थी कि हिंदी जो है उसको इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए. तो उन स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि आप अपनी स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हैं, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं. Now, center-state relations. Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस को चेंज करना, स्ट्रेंथन करना वो बहुत ज़रूरी था ताकि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा अच्छा किया जा सके. सपोज नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा. द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. सपोज कीजिए सेंटर के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कोई भी नेशनल पार्टी एक अच्छी मतलब मेजोरिटी नहीं ले पाती है लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी अलायंस बना सकती है बहुत सारी पार्टीज के पास के साथ, और जिनके साथ वो अलायंस बनाती हैं वो कुछ रीजनल पार्टीज भी हो सकती हैं सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस होता है कि पावर शेयर की जाती है नेशनल पार्टीज के बीच में
प्लस रीजनल पार्टीज के बीच में। तो इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, और इससे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो ऑटोनॉमी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्रीडम है वो इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं जिनके थ्रू इंडिया में जो है फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। दैट इज, फर्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड वी हैव द लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड वी हैव टू स्ट्रेंथन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में पावर को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना या पावर को और ज़्यादा नीचे लेवल तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। When power is taken away from central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. जब थोड़ी बहुत पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है और उनसे वो पावर लेके लोकल गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. जो basic idea था decentralization के पीछे वो ये था कि बहुत सारे ऐसे issues हैं, बहुत सारी ऐसी problems हैं हमारी कंट्री में जो सिर्फ local level पे ही अच्छी तरीके से solve out की जा सकती हैं। इसीलिए decentralization जो है एक important idea था और decentralization को इंडिया में implement किया गया। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अगर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, अगर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई किया जाता है, तो हमारे जो लोकल पीपल हैं, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, वो उनकी भी डिसीजन मेकिंग जो होगी उसमें पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा। A major steps towards decentralization was taken in 1992। एक जो मेजर स्टेप लिया गया इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए वो लिया गया था 1992 में, क्योंकि 1992 में हमारे यहाँ पे PRI पंचायती राज बॉडीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस किया गया था। The Constitution was amended to make a third tier of democracy more powerful and effective। 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया ताकि हमारी डेमोक्रेसी का जो थर्ड टायर है यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। Here are the key features of थ्री टायर डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो PRIs हैं, पंचायती राज बॉडीज़ हैं, उनके कुछ की फीचर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। 1992 के अमेंडमेंट के बाद लोकल बॉडीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि उनके जो है हर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनके इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाएंगे। Second, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। इन सारी के सारी बॉडीज़ में चाहे वो रूरल लेवल पे हैं चाहे फिर वो अर्बन लेवल की बॉडीज़ हैं, वहाँ पे कुछ सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं SC कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। थर्ड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए। इसके अलावा 1/3 जो सीट हैं वो किसके लिए रिजर्व की गई हैं, वो वुमेन के लिए भी इन बॉडीज़ में रिजर्व की गई हैं। फोर्थ, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन की जाएगी और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होगा उस स्टेट की पंचायती राज बॉडीज़ के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। फिफ्थ, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप अपने कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं या PRIs जो हैं उनके पास भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, वो भी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। लेकिन ये जो नेचर होगा कि आप कितनी पावर या फिर कितने रेवेन्यू के सोर्सेज उनके साथ शेयर करेंगे, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को देंगे। सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी। पंचायती राज सिस्टम। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में क्या कहा जाता है, पंचायती राज बॉडीज भी कहा जाता है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर विलेज में या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस में क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है जो उस पूरे के पूरे विलेज की वर्किंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। इस ग्राम पंचायत में कुछ एक वार्ड मेंबर्स होते हैं, इन वार्ड मेंबर्स को पंच कहा जाता है और इसके अलावा एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं।
They are directly elected by all the adult population living in a village or ward. ग्राम पंचायत में जो पंच होते हैं और जो सरपंच होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उस गांव के अडल्ट्स के द्वारा। अडल्ट्स यानी वो वोटर्स जिनकी एज 18 से अबव है। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और जो एक ग्राम पंचायत होती है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे के पूरे विलेज के लिए। उस विलेज के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेना वो किस पे डिपेंड करता है, उस ग्राम पंचायत पे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और ये जो पंचायत होती है ये किसके सुपरविजन के अंडर काम करती है, ये ग्राम सभा के सुपरविजन के अंडर काम करती है। All the voters in the village are its member। और ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं उस विलेज के सारे वोटर्स। It has to meet at least twice or thrice a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of the ग्राम पंचायत। और ये जो ग्राम सभा होती है ये साल में 2 या 3 बार इसका मिलना जो है वो कंपलसरी होता है, ताकि ग्राम पंचायत का जो बजट है वो पास किया जा सके और ताकि ये रिव्यू कर सके कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है या फिर उसकी वर्किंग कैसी है। तो दिस इज़ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को जो है हम क्या भी बोलते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। हर विलेज में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होती है। उस ग्राम पंचायत में पंच होते हैं और सरपंच होते हैं। वो पंच और सरपंच सारे के सारे लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। वो सारी पॉपुलेशन जो उस विलेज में, एडल्ट पॉपुलेशन जो उस विलेज में रह रही है। और ग्राम पंचायत जो होती है मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उस विलेज के लिए। पंचायत किसके सुपरविजन में काम करती है, वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। और ग्राम सभा में वो सारे के सारे उस विलेज के मेंबर आते हैं जो कि उस गांव के वोटर्स हैं। और ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा जो है ये कंपलसरी होता है कि वो साल में 2 या 3 बार जो है मिले और ग्राम पंचायत का जो बजट है उसे अप्रूव करे और ग्राम पंचायत की जो वर्किंग है उसको देखे। सो दिस इज द योर टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है और जिला परिषद पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती है, जिला परिषद होती है। वी हैव डन विद द ग्राम पंचायत। नाउ लेट्स मूव टू द पंचायत समिति। When ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत को एक साथ मिला लिया जाता है, दे फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। जब कई सारी ग्राम पंचायत को कलेक्ट कर दिया जाता है तो इससे किसकी फॉर्मेशन होती है, पंचायत समिति की, जो कहाँ पे होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है। और पंचायत समिति को क्या भी बोला जाता है, पंचायत समिति को ब्लॉक और मंडल भी बोला जाता है। The member of the पंचायत समिति representatives are elected by all the पंचायत members in that area। जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन इलेक्ट करता है, ये इनको इलेक्ट करते हैं पंचायत मेंबर्स जो उस एरिया में रह रहे हैं। इस एरिया के जो पंचायत मेंबर्स होते हैं ये मेंबर्स ये इनको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। All the पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और एक एरिया में या फिर एक एरिया में जितनी भी पंचायत समिति होती है उन बहुत सारी पंचायत समिति को मिला के किसकी फॉर्मेशन होती है, फिर फॉर्मेशन होती है जिला परिषद की, जो कहाँ पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट परिषद। मेंबर्स ऑफ द लोक सभा, MLAs of the district and some other officials of the other district level bodies are members of जिला परिषद। जिला परिषद का मेंबर कौन कौन होता है, हमारे MPs, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, हमारे स्टेट के MLAs और इसके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। तो सबसे एक रूरल लोकल बॉडीज में सबसे पहले हमारे पास ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, उसके ऊपर हमारे पास पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे जिसको हम मंडल भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर होती है रूरल लोकल बॉडीज में जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। So this is about the rural local bodies. Now let's move to the urban local bodies. Urban local bodies में हमारे पास होती हैं municipalities। हमारे पास क्या होती हैं, municipalities। As ग्राम पंचायत is for rural areas, similarly we have municipalities for urban areas। जैसे गांव में हमारे पास गांव की वर्किंग के लिए हमारे पास ग्राम पंचायत होती है, उसी तरह जो हमारी सिटीज़ हैं उनके वर्किंग के लिए हमारे पास क्या होता है, municipalities होती हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, बॉम्बे है। इन बड़े बड़े शहरों के लिए क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है।
both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of people's representative. दोनों ही बॉडीज में, चाहे फिर वो म्यूनसिपलिटीज हैं चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें वो मेंबर्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट कौन करता है, उस एरिया के लोग। इलेक्ट कौन करता है, उस एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं। द म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी का हेड कौन होता है, म्यूनसिपलिटी का हेड होता है चेयरपर्सन। नाउ इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है। म्यूनसिपलिटीज in this urban local bodies we have the on the top municipal corporation, then we have the municipal council, अर्बन लोकल बॉडीज़ में सबसे ऊपर हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बड़े सिटीज़ में ऑपरेट करती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। और म्यूनसिपल काउंसिल सिमिलर वही काम करती है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल जो है ऑपरेटिव होती है स्मॉल सिटीज़ में। जैसे हमारे हरियाणा के छोटे छोटे सिटीज़ हैं, करनाल है, पानीपत है, रोहतक है, जींद है, जो यहाँ पे ऑपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं। और इन दोनों के दोनों बॉडीज़ को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेयर बोलते हैं। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. इंडिया में ये जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो किसी भी वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में कंडक्ट किया गया था, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। जो लोकल गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया में दिया गया उसने हेल्प की जिससे डेमोक्रेसी जो है इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा डिपेंड हो। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। और एक और पंचायती राज बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का एक और फ़ायदा ये था कि इससे जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है इन बॉडीज़ में वो बढ़ा है, और इसके अलावा उनकी जो वॉइस है वो भी हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री में इंक्रीज हुई है। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।